स्वागत है परीक्षा क्रांति के यूट्यूब चैनल में। हम फिर हाजिर हैं एनसीईआरटी के बुक के लेकर। उसके प्रत्येक लाइन को समझेंगे जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वेरी टॉपिक और लाइन दोनों को समझेंगे। आते हैं टॉपिक पे, यानी कि अपने पॉइंट पे। तो ये रहा हमारा परीक्षा क्रांति का लोगो। अब हम बात करेंगे प्रत्येक लाइन के बारे में। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग जो 12th क्लास का जीवों का जनन पढ़ रहे हैं, इसमें आपको दो महत्वपूर्ण मिलेगा, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। पूरे इस चैप्टर में इस दोनों का ही बोलबाला है, यानी कि इसी दोनों का टॉपिक को लेके चलना है। आते हैं प्रत्येक लाइन। देखिए, आपको अंत में एक क्वेश्चन दी जाएगी जो आपको कमेंट में सर्च कर देना होगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और VVI भी रहेगा क्वेश्चन वो। चलिए बात करते हैं प्रत्येक लाइन के बारे में। कहा जाता है कि प्रत्येक जीव केवल कुछ ही निश्चित समय तक जीवित रह सकता है। इसका मतलब होता है कि किसी भी जीव का जो जीवन काल होता है फिक्स होता है, यानी कोई यहाँ अमर नहीं है। इस बात को कहना है पहला लाइन में। फिर कहता है कि जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु का यह काल उस जीव का जीवन अवधि को निरूपित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई जीव जन्म लेता है और जन्म के बाद प्राकृतिक मृत्यु, अब आपके वर्ड में आएगा, माइंड में आएगा कि प्राकृतिक मृत्यु क्या होता है। देखिए, यानी कि एक जीव का अपना एक उम्र होता है डेथ करने का, यानी कि एक आयु होता है। अब कोई एक्सीडेंट से मर जाए या कोई किसी को मार दे तो प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहलाएगा। कोई बीमारी का मर जाए वो नहीं कहलाता। एक प्राकृतिक उम्र होता है, कोई मरना तय है, तो उसे बोलते हैं जीवन काल बोलते हैं, यानी कि जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु को ही जन्म काल कहते हैं। आगे गौर करते हैं। कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है। मैंने आपको जो नीचे पेज दिया है उसमें 1.1 चित्र में आपको कुछ जीव दिया गया है, उसमें उसकी जीवन अवधि दिखाई गई है। बहुत से अन्य जीवों के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इन चित्रों को देखकर इनके बारे में आप पता लगाकर दिए गए रिक्त स्थान को आपको उनकी जीवन अवधि के बारे में लिखना है। ठीक है, हम सबको देखेंगे चित्र को और आपको बताया जाएगा पूरा, यानी कि जीवन काल के बताया जो पिक्चर दिया होगा उसके जीवन काल को व्याख्या करना है और बताना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि जो आपको चित्र दिया गया है 1.1 में, निरूपित जीव की जीवन अवधि का परीक्षण कीजिए। क्या ये दोनों बातें रोचक और कौतूहलपूर्ण नहीं है कि यह अवधि कम से कम एक दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष तक हो सकती है। कहने का अर्थ यह है कि इसमें आपको किसी का दिन में जीवन काल होता है, किसी का महीना में होता है, किसी का वर्ष में होता है, यानी सबका अलग अलग होता है, सबका डिफरेंट होता है। आगे बात करते हैं। इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवित जीवों का जीवन अवधि बनी रहती है। कह रहे कि इस सीमाओं के तहत जो भी अधिकांश जीव होते हैं उनकी जीवन अवधि होता है क्या बंदी होती है, इसमें कोई खास इसमें चेंजिंग नहीं आता है। आप सर इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव का जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार से संबंध नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि ऐसा नहीं कि कोई जीव बड़ा शरीर है तो उसका जीवन काल ज़्यादा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे आपको समझाएंगे इस बात को। कह रहा है कि एग्जाम्पल लीजिएगा तो कौवा और तोता का जो आकार होता है, साइज होता है एक ही साइज के होते हैं, लेकिन जब जीवन काल की बात करें बहुत अंतर होता है। ठीक उसी प्रकार आम के वृक्ष और पीपल के वृक्ष दोनों में जब तुलना कीजिएगा, दोनों का जो जीवन काल होता है बहुत अलग अलग होता है। अब आगे बात करते हैं। जीवन अवधि भले ही कितनी क्यों ना हो, मतलब कहने का अर्थ है कि आपका जीवन कितनों भी क्यों ना हो, लेकिन आपको मरना तय है। लेकिन एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर, ये टॉपिक आपके लिए VVI टॉपिक रहेगा, एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई जीव अमर नहीं है। हम
क्यों कहते हैं कि एक कोशिका जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है? इसके पीछे रीजन है। इसके रीजन ये है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जब उनका जन्म होता है तो एक ही जीव से दो भागों में खुद बढ़ जाते हैं और दोनों अलग अलग जीव बनने लगते हैं। यही प्रक्रिया के कारण उनकी क्या होता है, उनकी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि उनका शरीर दो भागों में टूट जाते हैं, उसी का निर्माण कर लेते हैं। तो कहाँ वो मृत्यु हुआ? वो कह रहे कि वास्तविकता को जानते हुए कि आपको आश्चर्य नहीं हुआ, यह हजारों वर्ष तक पृथ्वी पर पादपों और पशुओं के विभिन्न स्पीशीज विशाल संख्या में विद्यमान है। यानी कह रहे हैं कि इनकी मृत्यु नहीं होने के कारण बहुत पहले से ही पृथ्वी पर क्या है, उपस्थित है, प्रेजेंट है। आगे देखते हैं। हाँ, यह हम जनन का उल्लेख करें और हम इसे निश्चित जानते हैं, मानते हैं। चलिए, इसके बारे में कुछ खास नहीं था, लेकिन आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके सामने पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये रहा। देखिए, अगर हाथी के जीवन के काल के बारे में बात करें तो लगभग सभी जीवन बहुत सारे हाथी की प्रजाति पाई जाती है। कहीं आपको गूगल पर मिलेगा 48 वर्ष, जो कि एशियाई हाथी का होता है, जबकि अफ्रीकी बुश का 60 से 70 होता है। यहीं आपका अफ्रीका वन का वो भी 60-70 होता है, यानी कि अंतर अलग अलग मिलेगा। अब देखिएगा, गुलाब की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 10 वर्ष होता है। कितना होता है? 10 वर्ष होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग काम करेगा। कितना होता है? लगभग 10 वर्ष होता है। जबकि कुत्ता के जीवन काल बोले तो ये हो जाएगा आपका 10 से 15। कितना हो जाएगा? एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा इतनी हो गया। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, ये कितना होता है? 10 से 15 होता है, इसका होता है जीवन काल। अगर हम लोग तितली का दिव्य किया है 1 से 2 हफ्ता होता है। कौवा का 15 वर्ष। देखिए कितना अंतर है तोता और आपका कच्ची में कौवा में। कौवा का मात्र 15 वर्ष, इसका 140 वर्ष। दोनों का बॉडी का साइज एक ही होता है। चलिए, केला के जीवन काल की बात करें तो कहा जाता है कि जो केला होता है इसकी भी जीवन काल लगभग यही 1-2-3 महीने का लगभग रेंज होता है, खास में कुछ नहीं होता है। चलिए, बात करेंगे यहाँ पे हम लोग गाय का। गाय के जीवन काल की बात करें तो 20 से 25 लगभग होता है। जबकि हम लोग घोड़ा का आपका जब जीवन काल की बात करें तो ये भी आपका 25 से 30 वर्ष तक होता है। फल मक्खी की बात करें अगर हम लोग तो ये 10 से कहा जाता है 15 से 30 दिन होता है। 15 से 30 दिन का होता है। चलिए, धान की बात करें तो लगभग 3 महीने या 4 महीने के लगभग रेंज में रहता है। कछुआ का जीवन आपको दिव्य किया है। बरगद की बात करें लगभग 300 वर्ष होता है। ये आपका टॉपिक, यहाँ से आपको इसको जो आपको बोला गया नोट कर लीजिएगा, आपके लिए प्रॉफिट होगा। चलिए, आगे हम लोग और करते हैं। आगे क्या होता है, आगे आप देखिए सभी टॉपिक के बारे में समझेंगे हम लोग। यहाँ से कह रहा है कि जीवों में जनन को यह एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि जो जीव का जन्म होता है एक जीव विज्ञान का प्रक्रिया है, जिसमें एक जीव अपने समान छोटे से जीव संतति को जन्म देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी जीव होगा वो अपने समान ही संतान को जन्म देगा। संतति में वृद्धि होती है। क्या होती है? जन्म से क्या होता है? संतति में वृद्धि होती है और उनमें परिपक्व आती है। परिपक्व मतलब है कि उसमें वो किशोर अवस्था में होता है, ग्रोथ करते हैं, विकसित होते हैं। इसके बाद वो क्या होता है? नई संतति को जन्म देते हैं। यानी पहले वो बड़े होंगे, फिर उस लायक होंगे, तब जन्म की प्रक्रिया में भाग लेंगे। जन्म, वृद्धि, मृत्यु की जो चक्र है चलते रहता है। सबको पता है, जन्म लेना है, फिर सियान होना है और बाद में मर जाना है। जनन प्रजाति एक पीढ़ी के दूसरी पीढ़ी में निरंतर बनाए रखती है। मानी कि अगर जनन क्रिया ही है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, गुणों को, बिहेवियर को दर्शाता है और उनके जो प्रक्रिया है हमसे चलते रहता है। चलिए, आगे बात करेंगे। अध्याय आपको 5 में मिलेगा। यहाँ टॉपिक कहा है अध्याय 5 में अनुवांशिकता और विविधता के बारे में अध्ययन करना है। लेकिन फिर भी इस टॉपिक में जान लीजिए, जब किसी भी पिता से और संतान में जब गुण जाता है, इसके पीछे जो होता है अनुवांशिकता, अनुवांशिक गुण होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। वही होता है कि वही अनुवांशिक पदार्थ होता है जिसको डीएनए कहा जाता है। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। आगे देखते हैं। जीव विज्ञान जो संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है। जनन के कारण क्या होता है? जीव विज्ञान संसार में बहुत सारी विविधता पाई जाती है, यानी कि अलग अलग
गुण देखने को मिलता है। प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपने विधि विकसित करता है। मतलब कि अपना अस्तित्व बनाए रखना होगा तो जनन करना जरूरी होगा। जनन होगा तो उसके बारे में अधिक से अधिक मात्रा में जानकारी प्राप्त होगी, उसमें विविधता आएगी, उसमें जाति बनेगी और जैव विकास में काम आएगी। बात करते हैं जीव किस प्रकार जनन करते हैं। उसके वास, उसके आंतरिक शारीरिक क्रिया विज्ञान तथा अन्य कारक समूह रूप उत्तरदायी होते हैं। देखिए मतलब कहना अर्थ ये है कि जीव जनन कैसे करते हैं। जनन कोई एक शरीर से काम नहीं होता है, पूरा शरीर में वर्क करता है। सबका अपना वर्क होता है लेकिन पूरा शरीर में क्या होता है, संबंधित होते हैं। सबका अलग हार्मोन होते हैं, अंग होते हैं जो कि मिलकर काम करते हैं। जनन की प्रक्रिया का बात करें हम लोग, जनन की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। जब जो एक अथवा 2 जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित है, यानी या तो अकेले भाग लेता है या तो एक से अधिक भी भाग ले सकते हैं। अब बात करते हैं जब संतति उत्पत्ति केवल एक जनक के द्वारा होती है। मतलब कि जो जनन क्रिया में एक ही जनक भाग लें या एक ही युग्मक भाग लें उसे बोलते हैं अलैंगिक। क्या बोलते हैं? अलैंगिक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जबकि 2 जनक भाग लेंगे वो भी क्या होंगे, विपरीत लिंग वाले होते हैं। क्या होंगे? विपरीत लिंग वाले होंगे। वह जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मन यानी कि मिलते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहता है। सिंपल देखिएगा, इसमें नर और मादा के जो युग्मक मिलते हैं उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। यानी कि इसमें 2 युग्मक भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। बस इतना याद रखिएगा। अब बात करेंगे अलैंगिक जनन। अब टॉपिक समझेंगे पूरा बात को। इसमें तो पहले बताया गया कि इसमें एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, यानी कि एक ही जीव संतान को उत्पन्न करने के लिए क्षमता रखता है। जो संतति उत्पन्न होगा यानी जो संतान उत्पन्न होगा वह केवल एक दूसरे के समरूप नहीं बल्कि अपने जनक एकदम समान होता है। यानी कि इसमें जो अलैंगिक जनन क्रिया होगी उसमें क्या होता है कि जो एक जनक होगा तो उसका संतान भी क्या होगा, सेम होगा। उसके गुण, उसके बिहेवियर सब एक होगा, एकदम एक होगा। इसके पीछे रीजन होता है कि एक ही जनक का गुणसूत्र उसके संतान में जाता है। अब यहाँ से जो आकारिकी और आनुवंशिक रूप से एक समान हो, गौर कीजिएगा, इस लाइन को नोट कीजिएगा। आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीव के लिए क्या होता है, क्लोन शब्द का प्रयोग की जाती है। यानी कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान जो कि अपने पिता के समान होता है उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। आगे देखते हैं, जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले लैंगिक जनन के विस्तृत रूप का अध्ययन करें। माने कि अब जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है उसमें विस्तृत अध्ययन करना होगा। अलैंगिक जनन समान रूप से एक जीव, पादप जीव आदि में पाया जाता है। प्रजीव एक केंद्रीय के जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटिस्टा मोनेरा में जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देते हैं। देखिए मोनेरा और प्रोटिस्टा की बात करें तो जो में जनक कोशिका होगा 2 भागों में बट जाएगा और वो बटने के बाद क्या होता है, एक नया जीव में क्या होता है, रूपांतरित होता है। अतः इस जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है। इसमें जो विभाजन होता है कोशिका का, सब मतलब बराबर कोशिका का जो गुण जाता है उसी कहा जाता है कि क्या है, एक जनन की क्रिया विधि है। क्या है? क्रिया विधि है। बहुत से एकल कोशिका जीव द्विविखंडन उत्पन्न करते हैं। कुछ ऐसे एक कोशिका जीव मिलेंगे जो क्या करते हैं, द्विविखंडन उत्पन्न होते हैं। द्विविखंडन का मतलब होता है कि 2 भागों में टूट के दोनों जीव का बनना होता है। चलिए, जिनमें एक कोशिका 2 भागों में, बात आ गया ना, 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। प्रत्येक भाग से वयस्क जीव के रूप में तीव्रता से संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। तो आपको टॉपिक यहाँ से बता दी गई है। और ये जो टॉपिक आपका है एनसीईआरटी को प्रत्येक लाइन में आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बोलिए। चलिए, एक सवाल आप लोग से है,
सवाल ये है कि आपको कमेंट में देना होगा आंसर इसका। पुदीना में वर्धी जनन होता है, यानी कि पुदीना में जनन किसके द्वारा होता है, आपको इसके कमेंट में आपको आंसर देना होगा। आज के लिए जय हिंद।